नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव के बीच मुलाकात हुई है। करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। मीसा भारती के आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। लालू प्रसाद की सेहत की जानकारी इस दौरान अखिलेश यादव लेते हुए नजर आए। तस्वीरें आप देखिए, जहां पर लालू प्रसाद से अखिलेश यादव मुलाकात करने पहुंचे। सबसे पहले अखिलेश यादव ने लालू प्रसाद के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद उनके तबियत के बारे में जानकारी ली। बता दें आपको कि लालू प्रसाद यादव का कुछ ही वक्त पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और इस वक्त थोड़े से बीमार वो चल रहे हैं और इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। करीब 15 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। मीसा भारती के आवास पर यह मुलाकात हुई है। अफवाह फैलाने की ताकत से लड़ने के लिए इंसान को जिगर चाहिए और वो जिगर मेरे पास है। और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर सीबीआई के समन को तेजस्वी यादव की ओर से चुनौती दी गई है। इसके लिए बकायदा दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीबीआई के समन को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की गई है। विधानसभा सत्र के खत्म होने तक का समय मांगा गया है। तेजस्वी यादव की ओर से समन पर रोक लगाने की मांग की गई है। लैंड फॉर जॉब मामले में समन जारी किया गया था सीबीआई की ओर से। आज दिल्ली हाईकोर्ट में इसे लेकर सुनवाई होगी। सीबीआई के समन को तेजस्वी यादव की ओर से चुनौती दी गई दिल्ली हाईकोर्ट में। इसके लिए उन्होंने याचिका दायर की और आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। नौकरी के बदले जमीन मामले में तेजस्वी यादव तीसरी बार भी सीबीआई की पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे और इससे पहले 4 मार्च और 11 मार्च को भी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से इस समन को चुनौती दी गई है, चैलेंज किया गया है और दिल्ली हाईकोर्ट में इसके लिए याचिका दायर की गई है। अब इस याचिका पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है। तो देखिए, सीबीआई के समन को तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से चैलेंज किया है, अब उस पर बिहार की सियासत भी गर्मा चुकी है। तमाम दलों की अपनी अपनी राय है, आपको सुनाते हैं। आज के जो हालात हैं उसमें इन सभी जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पे बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया है। ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल स्वायत्त जांच एजेंसियां, तथाकथित स्वायत्त जांच एजेंसियां आज सरकार और आरएसएस के एजेंट और कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही हैं। जिन विरोधियों से भाजपा और मोदी सरकार राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकती है, उन विरोधियों के ऊपर व्यक्तिगत वार किए जा रहे हैं इन एजेंसियों के मार्फत, और वो भी बिलो द बेल्ट। देश की जनता देख रही है किस तरह से स्वायत्त संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं, विपक्ष के नेताओं की छवि को धूमिल करने के लिए, खराब करने के लिए। इस देश में सबसे उच्च स्थान न्यायालय को दिया जाता है। न्यायालय में कोई भी अपील कर सकता है, अपनी बात कह सकता है। सभी तथ्यों के आकलन के बाद ही वहां फैसला सुनाया जाता है। जो मामला चल रहा है उसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के द्वारा भी अपना पक्ष न्यायालय में रखा जा रहा है। सीबीआई के द्वारा कही गई बातों को भी चैलेंज किया जा रहा है। उनके वकील प्रमुखता से हर कुछ न्यायालय के सामने रखेंगे। हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि अगर कहीं उनको कुछ लगता है तो वो न्यायालय के दरवाजे पर जाएं, न्यायालय में जाएं, न्याय की गुहार लगाएं। अब जो जांच एजेंसियों का जांच का तौर तरीका है और जिस तरह से भाजपाई बन करके आईटी, ईडी, सीबीआई काम कर रही है, इस पर अगर आपत्ति है तो न्यायालय जाने में क्या परहेज है। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को जो नोटिस दिया है उस पर वो हाई कोर्ट में गए हैं। उनके पिताजी भी हाई कोर्ट में गए थे। सीबीआई नोटिस ही दिया है और कहीं ना कहीं कोई न्यायालय के आदेश से ही दिया होगा। तो न्यायालय को आदेश को न्यायालय में चैलेंज कर रहे हैं तो करने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। का सबको अधिकार है,
तेजस्वी जी भी गए हैं। ये नोटिस भी जो सीबीआई ने दिया है वह भी तो कोर्ट के ही माध्यम से दिया है ना। देश में कानून का राज है और जितने भी वैसे अपराध करने वाले लोग हैं कोर्ट तो सभी जाते हैं। न्याय मिलना नहीं मिलना ये अलग बात है। आदरणीय लालू प्रसाद जी भी तो गए थे कोर्ट में, तो अगर कुछ गलत किए होंगे तो सजा मिलेगी, नहीं किए होंगे तो बरी होंगे। और अब इस मामले को लेकर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तेजस्वी जी को यह बताना चाहिए कि क्या उन्होंने 4 लाख रुपए में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला मकान लिया है या नहीं। जिससे इन्होंने लिया है, जो एके की बात हो रही है, अमित कात्याल कौन है? अमित कात्याल क्या वही आदमी है जिसको बिहार में एकमात्र बियर की फैक्ट्री खोलने का दिया लालू जी ने, और यह नियम बना दिया कि बिहार से बाहर का अगर कहीं का भी बियर आएगा तो उस पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दो कि अमित कात्याल का छोड़ करके किसी का भी बियर बिहार में नहीं बिके। और देखिए बिहार में नियोजित शिक्षकों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज तमाम नियोजित शिक्षक बिहार विधानसभा का घेराव करने वाले हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार तक पहुंचने वाले हैं। तो नियोजित शिक्षकों की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। पटना से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, राज्य भर के शिक्षकों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्ण वेतनमान और राज्य कर्मी का दर्जा देने की इनकी ओर से मांग की जा रही है। आज ये सभी शिक्षक बिहार विधानसभा का घेराव करने वाले हैं और सरकार के समक्ष एक बार फिर से अपनी मांगों को रखने वाले हैं। सेवा शर्त के नाम पर इनकी नियुक्ति की मांग की गई है। नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण की व्यवस्था हो, क्या कुछ मांगे हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों को ग्रेड पे का लाभ मिले, ये इनकी मांग है। और भी कई मांगे हैं, जैसे शिक्षकों का प्रधानाध्यापक में पदोन्नति हो। तो इन तमाम मांगों को लेकर आज ये तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं वो बिहार विधानसभा का घेराव करने वाले हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। और बड़ी खबर जमुई से सामने आ रही है, जहां पर खेत में आग लगने से अरहर की फसल पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गई। किसान इस वक्त बेहद परेशान है क्योंकि इससे काफी नुकसान किसान को पहुंचा है। अरहर के खेत में आग लगी और यहां पर खेत में लगी फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई। जानकारी के अनुसार अगलगी की घटना की वजह से करीब 100 बीघे में लगी अरहर की फसल झुलस गई है और जिससे 20 से ज्यादा किसानों को लाखों का नुकसान पहुंचा है। इधर आग लगने की सूचना के बाद उसे बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। और बड़ी खबर गया से सामने आ रही है, जहां पर लाखों रुपए की अफीम को नष्ट किया गया है। यहां पर देखिए अफीम की खेती की जा रही थी, जहां पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। एसएसबी सलैया की टीम ने जंगली पहाड़ी इलाके में चल रहे अफीम की खेती का एक बड़ा खुलासा किया। भदवार थाना क्षेत्र के टेढ़ी नदी के पास के इलाके में भारी मात्रा में डोडा अफीम की फसल और तरल पदार्थ को बरामद किया गया। इस दौरान 300 केजी अफीम का डोडा, 25 केजी पोस्ता दाना, 1.5 केजी अफीम का दूध बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गया से, जहां पहाड़ी इलाकों में चल रही अफीम की खेती का बड़ा खुलासा किया गया और 300 केजी अफीम का डोडा के साथ ही 25 केजी पोस्ता दाना और 1.5 केजी अफीम का दूध बरामद किया गया है। और देखिए नवादा में होमगार्ड के बैकलॉग की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इसको लेकर तमाम जो होमगार्ड हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां पर बहाली के इंतजार में बैठे हुए हैं। 27 तारीख तक जिले के सभी प्रखंडों की बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। शहर के ITI मैदान में आज से अभ्यर्थियों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट शुरू हो गया है और इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल विशाल।
नवादा में बिहार होमगार्ड के बैकलॉग की बहाली की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। नवादा के ITI के मैदान में आज इसकी पहली दौड़ शुरू हो गई है और यहाँ पे 2009 और 2011 के अभ्यर्थियों के जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है वो आज से शुरू हो गई है। जैसा कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और यहाँ पे अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और जो पहली जो परीक्षा है वो जो दौड़ जो है वो शुरू हो चुकी है और पहले बैच का जो है सफलतापूर्वक रिजल्ट जो है यहाँ पे सुना भी दी गया है और यहाँ पे जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है और बहाली की यह प्रक्रिया आज से लेकर 27 तारीख तक जिले के अलग अलग प्रखंडों के हिसाब से लिए जाएंगे। आज का पहला दौड़ नवादा सदर, शहरी क्षेत्र और रजौली क्षेत्र का होना है और आप इस वक्त देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ आई हुई है और जैसे जैसे लोग यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं वैसे वैसे लोगों को रिजल्ट सुनाकर उन्हें अगले फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए यहाँ से भेजा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ अधिकारी है, हम उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। ये गिरक्षकों की बहाली का स्वच्छ नामांकन का 2 विज्ञापन का टेस्ट हम लोगों ने शुरू किया है। एक विज्ञापन संख्या 1 2009 और दूसरा विज्ञापन संख्या 2 2011। इसके लिए हम लोग आज से तिथि निर्धारित था जिसकी सूचना हम लोग पूर्व में दे चुके थे विभिन्न माध्यमों से। तो आज पहला दिन है। आज हम लोगों ने नवादा ब्लॉक और रजौली ब्लॉक का एडवर्टीजमेंट नंबर 1-9 का दौड़ आयोजन किया है। अभी ये दौड़ हम लोग RFID तकनीक के माध्यम से कर रहे हैं। उसके बाद हाइट एंड चेस्ट मेजरमेंट भी मशीन के द्वारा ही किया जाएगा। तो यही प्रक्रिया है और पूरे स्वच्छ माहौल में आज की प्रक्रिया जो आज से ली जा रही है और यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी है वो आ रहे हैं और आज अपना फिजिकल टेस्ट दे रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और देखिए, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से झारखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने इसके लिए बकायदा 15 मार्च से लेकर 19 मार्च तक अलर्ट जारी किया है और इसके तहत 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान लगाया जा रहा है। 17 मार्च को रांची सहित 14 जिलों में ओलावृष्टि की भी आशंका जाहिर की गई है और इससे फसल को भी नुकसान पहुंच सकता है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ओम प्रकाश। मौसम विभाग के द्वारा राज्य भर में मौसम में बदलाव को लेकर येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि 15 मार्च से लेकर 19 मार्च तक ये बदलाव जो है ये देखने को मिल सकते हैं। साफ तौर से अगर बात की जाए तो 17 मार्च को रांची के साथ साथ राज्य भर के 14 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दरमियान यहां पर ओलावृष्टि की भी आशंका जाहिर की गई है। साफ तौर से बता दें कि झारखंड के रांची, हजारीबाग, गोड्डा, बोकारो, रामगढ़, खूंटी जैसे जिलों में ओलावृष्टि की आशंका जाहिर करते हुए मौसम विभाग ने कहा है कि इन इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं इस दरमियान जो फसलें होंगी उनके भी बर्बाद होने की आशंका मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है, जाहिर की गई है। साफ तौर से मौसम में बदलाव के कारण लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों से इस दरमियान विशेष ख्याल रखने को कहा गया है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और पूरे देश में जिस तरीके से H3N2 वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उसे लेकर बिहार के डॉक्टर्स भी काफी अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। कटिहार की अगर बात करें तो कटिहार में डॉक्टरों की एक टोली एक मैदान में साइकिलिंग करते हुए नजर आई। जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने साफ तौर पर लोगों से भी अपील की कि स्वस्थ रहने के लिए साइकिलिंग बेहद जरूरी है और लोगों से भी स्वस्थ रहने की देखरेख की अपील की ताकि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। डॉक्टरों से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। खुद को फिट रखने के लिए साइकिलिंग हमेशा एक अच्छा व्यायाम रहा है और जब शहर के डॉक्टरों की ये टोली ये करते दिखे तो निश्चित तौर पर इसका खास मायने हैं। आइए जानते हैं जो धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों से साइकिलिंग का क्या महत्व है और इस मॉर्निंग साइकिलिंग से वो लोग अपने आप को कैसे फिट रखते हैं। जैसा अभी डॉक्टर आशुतोष ने बताया, साइकिलिंग के बहुत ज़्यादा फायदे हैं और आजकल आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग को भी पता चलता है,
मीडिया में अक्सर ही खबर आती है कि बहुत यंग लोग जिम में एक्सरसाइज करते हुए उनको हार्ट अटैक हो रहा है और कोई अनयूजुअल फॉर्म का एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक है। उस लिहाज से साइकिलिंग और मॉर्निंग वॉक ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है एक्सरसाइज का। सर अभी एक वायरस की चर्चा है और लोग इम्यूनिटी बूस्टर की बात। हाँ, देखिए क्या है कि जब आप साइकिलिंग करते हैं फेफड़ों का बहुत अच्छा व्यायाम, जो कोरोना में आपने देख लिया कि अल्टीमेटली कुछ आपको नहीं बचा सकती, आपकी प्रतिरोधक क्षमता ही आपको बचा सकती है। और इसलिए जहाँ भी हो, ये हमारा जो शरीर बना है ये हेवी ड्यूटी के लिए बना है। हम लोग इस बात को समझते नहीं है और इसको जितनी ड्यूटी लेंगे ये इतना मजबूत होता है। सर आपको कितना लाभ मिला है साइकिल? ये तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने में बहुत लाभ मैं पर्सनली हुआ हूँ और ऐसे कंसंट्रेशन को भी थोड़ा सा मजबूत करता है। आप साइकिलिंग करते हैं तो उससे आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, डिसीजन लेने में कि क्या कर्व करना क्या करना है। आजकल लेथर्जिक लाइफ में साइकिलिंग का बड़ा इम्पोर्टेंस है, हम लोग इसी को एडॉप्ट इसलिए किए हुए हैं। देखिए, सबसे पहले साइकिलिंग को आप कोई काम मत समझिए, इसको रिक्रिएशन अम्यूजमेंट समझिए। तो हम लोग पिछले 1 साल से कटिहार के डॉक्टर्स सभी मिलकर के एक साइकिल ग्रुप स्टार्ट किए थे। पहले साइकिल डॉक्टर से स्टार्ट हुआ था, अब बाकी लोग भी इसमें जुड़ रहे हैं और ये अच्छी बात है, सभी लोग मोटिवेट हो रहे हैं। सबसे पहले सेल्फ मोटिवेट होइए, फिर लोगों को मोटिवेट कीजिए, इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और ये एक रिक्रिएशन हमारी लाइफ से रिक्रिएशन ख़त्म हो गया है। इसको साइकिलिंग को एक आप रिक्रिएशन अम्यूजमेंट समझ करके एंजॉय कीजिए। तो खुद को फिट रखने के लिए और इंडिया के हिट रखने के लिए अक्सर शारीरिक व्यायाम जरूरी है और वो तरीका अगर साइकिलिंग के द्वारा हो तो इसका अलग ही मायने हो सकता है। कटिहार के डॉक्टर की टोली यही मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि आपको भी फिट रहने के लिए और हिट रहने के लिए साइकिलिंग जरूरी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और खबर हजारीबाग से है, जहां पर मिल्क पाउडर में मिलावट के बाद उसे बाजार में बेचने का मामला सामने आया। इस मामला के सामने आने के बाद अब जाकर जो खाद्य सुरक्षा विभाग है वो अलर्ट मोड पर आ चुका है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पत्र जारी किया है, जिसमें नकली दूध के कारोबार में शामिल डेयरी और खटालों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में हजारीबाग डीसी और एसडीओ के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने डेयरी फार्म और खटालों का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान दूध के सैंपल को राज्य प्रयोगशाला में भेजा गया। वहीं कुछ रेस्टोरेंट की भी जांच की गई और इस दौरान नकली सॉस और पनीर पाया गया, जिसमें तत्काल उसे नष्ट किया गया। चले भी शाम में कि उस टाइम में हमको दूध दूहने वाले के टाइम में हमको खटाल में जो गड़बड़ी है वो दिखे। उसके बाद हम लोग मटवारी चौक भी घूमे हैं, जहाँ पे कुछ दुकानों पे गलत सॉस पाया गया और कुछ 1-2 दुकान पे मुझे गलत पनीर मिला है। तो मैंने उस गलत पनीर को उसी टाइम चेक करते हुए वहाँ पे डिस्ट्रॉय करवाया है और उन लोग को चेतावनी दी है कि तरह का कोई भी सामान उनके दुकान में पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। और नवादा में प्रदूषण की वजह से, माफ कीजिएगा, रामगढ़ में प्रदूषण की वजह से यहां पर जो स्कूल के बच्चे हैं वो बेहद परेशान हैं। स्कूल के बगल में स्पंज फैक्ट्री और वहां से जब प्रदूषण का जो धुआं है वो निकलता है, उसकी वजह से स्कूल के जो बच्चे हैं वो स्वास्थ्य कारणों से इस वक्त बेहद परेशान हैं। उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कई बीमारियां झेलनी पड़ रही हैं। हालात ये बन चुके हैं कि प्रदूषण की वजह से उनके यूनिफॉर्म गंदे हो जाते हैं, वहीं पर मिड डे मील भी प्रदूषित हो जा रहा है। ऐसे में बीमारी फैलने की भी आशंका है। लोगों का ये आरोप है कि प्रदूषण से फैली बीमारी की चपेट में आने से एक बच्चे के यहाँ पर मौत भी हो चुकी है। लोगों ने स्पंज फैक्ट्री में से फैल रहे प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की है। अधिक जानकारी इस खबर पर दे रहे हमारे सहयोगी जावेद खान। इस वक्त मैं मौजूद हूं मांडू प्रखंड के बूढ़ा खाप स्थित 9 प्राथमिक विद्यालय में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं इन बच्चों को। ये बच्चे जब स्कूल आते हैं तो साफ सुथरा होकर आते हैं, लेकिन प्रदूषण के कारण इन बच्चों को आप देख सकते हैं किस तरह से गंदे हो जाते हैं, इनके कपड़े खराब हो जाते हैं, यानी पोशाक खराब हो जाता है। इसके कारण इनके अभिभावक भी परेशान रहते हैं। यहाँ पर सीधे हम कुछ अभिभावकों से हम बात कराते हैं, क्या दिक्कत होती है बताइए। मेरा बच्चा जो स्कूल से आता है और पूरा साफ सुथरा करके भेजते हैं और यहाँ आता है स्कूल में पढ़ने के लिए, वो गंदा होके चल जाता है। फैक्ट्री से प्रदूषण हो रहा है उसके वजह से? हाँ, फैक्ट्री से हो रहा है और पूरा गंदा हो जाता है और जाके पूरा फिर साफ। बीमार भी पड़ रहा है, बहुत बीमार पड़ रहा है कोई भी। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम
सुशील कुमार मोदी ने एक किताब लिखी है। ये किताब लालू परिवार से जुड़ा हुआ है और इस किताब में उन सभी तमाम बातों का जिक्र है जो कि केस से जुड़ा हुआ है। क्या ये महज एक इत्तेफाक है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? इसे जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। सुनिए। सुशील जी, लालू लीला नाम से आपने जो किताब पब्लिश की थी करीब 5 साल पहले, उसमें तमाम घोटालों का जिक्र किया गया है। आपने उसमें बताया है डिटेल्स में। जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई जो आगे बढ़ रही है लैंड फॉर जॉब स्कैम में, उसमें भी तमाम उन मुद्दों का जिक्र किया गया है जो कि हूबहू आपके उठाए गए मुद्दों से आपने जो इस बुक में जिक्र किया है उससे मिलती जुलती है। देखिए, मैंने किताब में जिन बातों का जिक्र किया है और मैंने 2017 में 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लालू परिवार की अवैध संपत्ति का उजागर खुलासा किया था, जिसके बाद वो सरकार चली गई और एनडीए की सरकार बिहार में बनी थी। और मैंने जिन कागजात के आधार पर खुलासा किया था उसमें बड़ी संख्या में वो कागजात थे जो ललन सिंह और स्वर्गीय शरद यादव ने उसमें मनमोहन सिंह को दिया था। तो मेरे पास कोई नए कागजात नहीं थे। जो कागजात ललन सिंह वगैरह ने उपलब्ध कराए थे, उन्हीं सारे कागजात के आधार पर फिर जो देखिए, ये परिवार इतना निडर है, इनको कोई डर भय नहीं है। चोरी और सीना चोरी, ये जो एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड जिस पर यह आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले 2 लोगों की जमीन इसने खरीदी और आज जिसके मालिक तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी हैं, तो आज भी ये हेरा फेरी से बाज नहीं आ रहे। आज भी चाहे वो एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड हो, एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड हो, ये दोनों कंपनी की जो हेड ऑफिस है वो D1008 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, जहां पर तेजस्वी यादव रहते थे, और इन दोनों कंपनी के मालिक हैं तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी और चंदा यादव। तो इसलिए देखिए, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन बातों को उजागर किया, फिर पूरी पुस्तक हम लोगों ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दिया था कि भाई आप देखिए इसके अंदर कोई तथ्य हो तो आप इस पर कार्रवाई कीजिए। तो लोगों ने कार्रवाई की होगी। और ये जो IRCTC घोटाला भी जो था, इस IRCTC घोटाले का भी उजागर हम लोगों ने इस पुस्तक के माध्यम से ही पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ किया था। यद्यपि कोई ये नई बात नहीं थी, ये पहले से पब्लिक डोमेन में था, पहले से जनता दल के लोग इन मामलों को उठा रहे थे। मैंने केवल उसको एक पुस्तकाकार रूप में उसको लिपिबद्ध कर दिया ताकि बिहार की राजनीति समझने वाले लोगों के लिए वो गीता बाइबल का काम कर सके। जब उनको देखना हो लालू की संपत्ति, तो लालू की 152 संपत्ति का मैंने इस पुस्तक में जिक्र किया है। मैंने चुनौती दिया था कि वो प्रमाणित कर दे उसमें एक भी आरोप मेरा गलत हो। तो कैसे लालू परिवार ने शेल कंपनियों के माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से, जो कांति सिंह ने गिफ्ट किया, रघुनाथ झा ने गिफ्ट किया, मिसा भारती ने 2 कंपनियां बनाकर किस तरह से अवैध संपत्ति अर्जित की, किस तरह से बालू माफिया अरुण यादव और सुभाष यादव, इन लोगों ने एक ही दिन में 18 फ्लैट खरीद लिया राबड़ी देवी का। तो उन तमाम बातों का विस्तार से इस पुस्तक में जिक्र किया था। और इसी पुस्तक के प्रकाशन के बाद IRCTC घोटाले में FIR दर्ज हुई और जिसमें नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से पूछा था कि आप जवाब दीजिए आप पर जो आरोप लगे हैं, और जब उसका वो जवाब नहीं दे पाए तब नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर बीजेपी से हाथ मिलाया था। और उस IRCTC घोटाले में अब तो चार्जशीट फाइल हो गई, तेजस्वी और राबड़ी देवी बेल पर हैं, उसका ट्रायल किसी भी दिन प्रारंभ हो सकता है। इस पुस्तक के माध्यम से अगर आप कुछ रेफरेंस देना चाहें, क्योंकि हृदयानंद चौधरी, बहुत सारे लोगों ने जमीन बहुत सारे लोगों के नाम से लिखवाई गई, उसका जिक्र अगर आप हमेशा करते रहे। अगर एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जहां पर तेजस्वी यादव रहते थे, यही वो मकान है जिसका मैंने चित्र दिया था D1008, जो ये मकान है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का। वैसे ही एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के बारे में भी और विस्तार से हर काम के लिए जमीन एके इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, कैसे रेलवे में जिनको नौकरी मिली उन लोगों ने अपनी जमीन एके इंफोसिस्टम को बेच दिया और बाद में इस कंपनी पर लालू राबड़ी परिवार का कब्जा हो गया। और आज इन दोनों कंपनियों की हेड ऑफिस जो है ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाले मकान में है। उसी प्रकार जो गिफ्ट किया था, जो ये ललन चौधरी, ये हृदयानंद चौधरी हैं, जो रेलवे के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हैं, जो रेलवे कॉम्प्लेक्स राजनगर का वहाँ काम करते हैं। इनको रेलवे में लालू यादव ने नौकरी दिलवाई और इन्होंने, और एक और व्यक्ति हैं ललन चौधरी, और ये ललन चौधरी जो हैं ये विधान परिषद में भी 4th ग्रेड एम्प्लॉई हैं। और इन लोगों ने अपनी कीमती जमीन हेमा यादव और राबड़ी देवी को गिफ्ट कर दिया
और जिस जमीन को 2 साल के बाद राबड़ी देवी ने 3.5 करोड़ में उसको बेच दिया। तो इतना तरह का इन लोगों ने हेराफेरी किया है। तो मैंने 40 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और ये उजागर किया था कि 29 साल की उम्र में तेजस्वी यादव जो हैं वो 47 जमीन सहित कुल 52 संपत्ति के मालिक बन गए। ये थे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीबीआई के समन को तेजस्वी यादव ने चुनौती दी थी। अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। समन पर तेजस्वी यादव की ओर से रोक लगाने की मांग की गई थी। विधानसभा सत्र के खत्म होने तक का उनकी ओर से समय मांगा गया है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, सीबीआई के समन को तेजस्वी यादव ने चुनौती दी थी। इसके लिए बकायदा दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। समन पर रोक लगाने की मांग तेजस्वी यादव की ओर से की गई है। विधानसभा सत्र के खत्म होने तक का समय मांगा गया है तेजस्वी यादव की ओर से। तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। तेजस्वी ने सीबीआई द्वारा जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की है। याचिका में तेजस्वी यादव ने कई बातों को सामने रखा है। उसमें से कुछ बातें हम आपको बताते हैं कि सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस केवल स्थानीय अधिकार क्षेत्र में ही जारी किया जा सकता है। सीबीआई उन्हें दिल्ली में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर कानून का घोर उल्लंघन कर रही है, जबकि वो पटना में रहते हैं। ये बात उनकी ओर से लिखी गई है। इसके अलावा तेजस्वी यादव की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई है कि बिहार में बजट सेशन चल रहा है, यानी कि बजट सत्र की कार्यवाही चल रही है। मैंने सीबीआई से समय इसके जरिए मांगा है। मैंने कहा है कि सीबीआई पटना में पूछताछ कर ले। सीबीआई ने तेजस्वी यादव की दलील का यहां पर विरोध किया है। सीबीआई ने कहा कि शनिवार को बजट सेशन नहीं होता है। तेजस्वी शनिवार को सीबीआई दफ्तर आ सकते थे। सीबीआई की ओर से यह भी कहा गया है कि इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट तैयार हो चुकी है और इस महीने के आखिरी में कोर्ट में दाखिल की जाएगी। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बहुत सारी चीजें सामने आएगी। अभी जांच का खुलासा नहीं किया जा सकता है। तो इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। समन पर तेजस्वी यादव की ओर से रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही विधानसभा सत्र के खत्म होने तक का समय मांगा गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।